Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। MCQ है हमारा, नर्स रिसीव ए पेशेंट फ्रॉम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट विद द प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक। तो क्या पूछा गया आपसे, नर्स रिसीव कर रही है एक पेशेंट को, प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है उसका, स्ट्रोक है। ठीक है, अपॉन एडमिशन द नर्स विल असेस द पेशेंट फॉर द रिस्क ऑफ फॉल। एडमिशन के टाइम पे नर्स असेस करती है कि पेशेंट को रिस्क ऑफ फॉल यहाँ पे हो सकता है, उसकी रिस्क है। आइडेंटिफाई द स्केल कॉमनली यूज टू असेस द फॉल रिस्क। तो मतलब ऐसी कौन सी स्केल है आपको आइडेंटिफाई करनी है ऑप्शंस में से जो यूज्ड होती है रिस्क, फॉल रिस्क को असेस करने के लिए। समझ में आया आपको? क्या पूछा गया है कि स्ट्रोक का पेशेंट है और नर्स ऐसा देखती है कि हाँ वो गिर सकता है, फॉल हो सकता है। तो ऐसी कौन सी असेसमेंट स्केल है जो फॉल रिस्क को असेस करती है? मॉडिफाइड मोड्स, रैमसी स्केल, मसल पावर ग्रेडिंग स्केल या फिर रिचमंड एजिटेशन सेडेशन स्केल। तो देखिए, इस प्रकार की स्केल को हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड मोड्स स्केल। ठीक है, स्केल्स के बारे में आपके एम्स में एमसीक्यू बनते हैं, तो ध्यान में रखना। मॉडिफाइड मोड्स स्केल किसमें काम में आती है? असेस द फॉल रिस्क। ठीक है, स्पेशली किन पेशेंट्स के अंदर? स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर। तो इस स्केल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे रिस्क को देखा जाता है कि भाई हिस्ट्री ऑफ फॉल्स यहाँ पे कितना है, कि भाई पहले कभी गिरा हुआ था क्या। उसके बाद में वो देखते हैं कि डायग्नोसिस करते हैं कि भाई उसकी प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है जिसकी वजह से वो गिर सकता है। ये भी इसके अंदर डायग्नोसिस भी करते हैं। एम्बुलेटरी एड की साथ सहायता दी जाती है यहाँ पे। एम्बुलेटरी एड्स के बारे में भी यहाँ पे जो है वो देखा जाता है। इस क्राइटेरिया को भी यहाँ पे देखा। एम्बुलेटरी एड मतलब जो आपके चलने में आपके लिए आपकी सहायता करते हैं, जैसे वॉकिंग कैन वगैरह हो गया वो सब। इसके बाद में देखते हो आप गेट ट्रांसफरिंग। तो इस प्रकार के यहाँ पे क्या कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जैसे मेंटल स्टेटस। ठीक है, तो इस प्रकार के पॉइंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या स्कोर दिए जाते हैं इस स्केल के अंदर। तो देखिए, इस स्केल में क्या रहता है, स्कोर देते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के स्कोर होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिस्क लेवल। रिस्क लेवल सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर पेशेंट को लो रिस्क है, मतलब अपन ने ये सारे स्कोर देखे और हमने देखा कि हाँ पेशेंट को जो रिस्क कैसी है, लो है, तो यहाँ पे स्कोर का रेंज क्या रहेगा, क्या स्कोर आएगा अपना? लो स्कोर आएगा, उसमें क्या स्कोर आएगा? 0 to 14, 0 to 24, सॉरी 0 to 24 रहेगा यहाँ पे। तो 0 to 24 है, मतलब रिस्क तो है वहां पे। तो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन क्या करोगे आप कि भाई आप जो है लो रिस्क प्रिवेंशन अपनाओगे। जो भी लो रिस्क है यहाँ पे उसके प्रिवेंशन को यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ मीडियम रिस्क। अगर मीडियम रिस्क हो तो यहाँ पे स्कोर कितना आपको देखने को मिलेगा? 25 to 44। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है? मीडियम रिस्क प्रिवेंशन। बस आप ये स्कोर ध्यान में रखना, इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पे इतना आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि लो स्कोर मीडियम स्कोर की रेंज क्या होती है ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हाई हाई रिस्क। हाई रिस्क वाले पेशेंट का स्कोर कितना होगा? मोर देन 45। ठीक है, मोर देन 45 या फिर उससे भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे जो है वो हाई रिस्क प्रिवेंशन करना है आपको। तो एमसीक्यू में क्या पूछा था कि भाई ऐसी कौन सी स्केल है जिसके अंदर फॉल रिस्क असेसमेंट किया जाए, तो वो कौन सी है? मॉडिफाइड मोर्स स्केल। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं रैमसी स्केल की। तो रैमसी स्केल मेनली किसके लिए काम में आती है? इसका एमसीक्यू एग्जाम में पूछा गया है पहले भी, तो आपको पता होना चाहिए रैमसी स्केल का पूरा नाम क्या है। रैमसी सैडेशन स्केल। ठीक है, रैमसी स्केल का पूरा नाम क्या होता है? रैमसी सैडेशन स्केल। इसके अंदर टोटल कितने पैरामीटर होते हैं इसके बारे में भी पूछा गया है। तो टोटल स्कोर,
6, ठीक है। यहाँ पे टोटल स्कोर कितना देखने को मिलता है? 6 यहाँ पे टोटल स्कोर देखने को मिलता है। और ये सेडेशन स्केल होती है जिसका पूरा नाम क्या है? रैमसी सेडेशन स्केल। ये सेडेशन में काम में आती है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है, मसल पावर ग्रेडिंग स्केल। तो ये क्या स्केल में क्या देखते हैं अपन? मसल्स की पावर देखते हैं। तो इसका स्कोर भी कितना होता है? 0 to 6, ठीक है। और यहाँ पे रैमसी स्केल में कितना रहेगा? 1 to 6 रहेगा। रैमसी स्केल में 0 नहीं रहेगा। जबकि मसल पावर ग्रेडिंग स्केल में क्या रहेगा? स्कोर 0 to 6 आएगा। 0 में मतलब क्या आ जाएगा? नो मसल मूवमेंट। एंड 6 में क्या आ जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट बचती है अपनी क्या? रिचमंड एजिटेशन सेडेशन स्केल। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? देखिए, रिचमंड एजिटेशन सेडेशन स्केल, ठीक है। इसको अपन शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं? RASS। ये वाली स्केल किस काम आती है? दिस स्केल यूज्ड फॉर measure the level of sedation and level of agitation। यहाँ पे देखो सेडेशन का नाम भी आ रहा है, एजिटेशन का नाम भी आ रहा है। तो इन दोनों के ही लेवल को ये मेजर करती है। इसके हम क्या नाम देते हैं? रिचमंड एजिटेशन सेडेशन स्केल। इस स्केल में क्या होता है? देखिए, 0 पॉइंट जो रहता है हमारा, 0 स्कोर रहता है। 0 स्कोर पे हम इसको क्या देते हैं कि पेशेंट जो है वो कैसा है? अलर्ट है या फिर कैसा है? एकदम काम स्टेट के अंदर है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे 0 से नीचे की साइड में -1, -2, -3, -4 एंड -5 तक जाते हैं। और 0 से ऊपर की साइड में +1, +1, +2, +3 और +4 ऐसी स्केल आती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, पेशेंट का जो एजिटेशन का जो लेवल है वो यहाँ पे क्या होगा? बढ़ता हुआ जाएगा। एकदम जो +4 वाली स्टेज आएगी तो यहाँ पे जो है पेशेंट कैसा रहेगा? वॉयलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाएंगे, पेशेंट का जो सेडेशन लेवल है वो यहाँ पे क्या? बढ़ता जाएगा। एंड लास्ट के अंदर क्या है कि 5 जो अपन ग्रेड देंगे वहां पे क्या रहेगा? अनअराउजेबल, कि वो फुली सेडेड हो चुका है, अराउज नहीं किया जा रहा है। तो ये होती है हमारी क्या? रिचमंड एजिटेशन सेडेशन स्केल पढ़ लिया हमने, मसल्स पावर ग्रेडिंग स्केल देख लिया हमने, रैमसी स्केल देख लिया हमने, और मॉडिफाइड मोड्स स्केल देख लिया। इनसे अब एमसीक्यू आए तो आपके गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। आई होप आपके अब गलत नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन ए ड्रग्स इफेक्ट इज इंक्रीज्ड आफ्टर ए सेकेंड ड्रग इज एडमिनिस्टर, दिस इंट्रैक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, क्या पूछा गया है कि हमने ए ड्रग दिया पेशेंट को, उसके बाद में हमने क्या दिया? बी ड्रग दिया। इस बी ड्रग की वजह से क्या हो गया? ए ड्रग का इफेक्ट है वो बढ़ गया। व्हेन ड्रग इफेक्ट इज इंक्रीज आफ्टर बी ड्रग इज एडमिटेड, मतलब हमने ए ड्रग को पहले दिया, उसके बाद हमने क्या दिया पेशेंट को? बी वाली ड्रग दी, और इस बी वाली ड्रग ने क्या कर दिया? ए की ड्रग का जो इफेक्ट है उसको बढ़ा दिया। इस प्रकार के इंट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? एंटागोनिज्म, एब्सोल्यूशन, सिनर्जिम या फिर पोटेंशिएशन। तो देखिए इसके अंदर हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पोटेंशिएशन, ठीक है। इसे हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशिएशन। नेक्स्ट देखिए एंटागोनिज्म। तो एंटागोनिज्म के आप क्या समझ सकते हो? एंटीडोट से, मतलब ए ड्रग का कुछ वर्क था, ठीक है, और बी ड्रग क्या करती है? ए ड्रग के वर्क को क्या कर देती है? डिक्रीज कर देगी, सप्रेस कर देगी। इसे हम क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म। एंटागोनिस्ट है, उसके विपरीत अपोजिट वर्क करती है, इसे हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिज्म। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? सिनर्जिज्म, ठीक है। जो सिनर्जिम है उसका थोड़ा बहुत सिमिलर ही वर्ड है, क्या है? पोटेंशिएशन। तो पोटेंशिएशन तो क्या कर रहा है कि इफेक्ट को बढ़ा रहा है। तो सिनर्जिम भी क्या करता है? इफेक्ट को बढ़ाता है, मगर इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि वो आगे जाके टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है, ठीक है।
पोटेंशियस में अपन कर सकते हैं क्या बढ़ाता है इसका, एक्टिविटी बढ़ा देगा, पोटेंसी बढ़ा देगा इसकी ड्रग की। मगर सिनर्जिम क्या करता है कि एक्सेसिवली उसको इंक्रीज कर देता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिम। यहाँ पे एक्सेसिवली नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे बस सिंपल आपने बोल रहा है कि इफेक्ट को बढ़ा रहा है, ठीक है, ऐसी ड्रग जिसको दोनों को साथ में देने से दूसरी ड्रग का इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। तो सिनर्जिम क्या होता है कि एक्सेसिवली बढ़ा देता है उसके इफेक्ट को। तो यहाँ पे अपना आंसर तो क्या जाएगा, पोटेंशिएशन। या फिर देखिए इस चीज को आप इस प्रकार से समझ सकते हो, एक साइड में मैं लिखता हूँ क्या, पोटेंटिएशन, सेकंड साइड में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, सिनर्जिम। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिनर्जिम की। तो ये वाली ड्रग कौन सी थी, ए ड्रग, इस दूसरी ड्रग कौन सी है, बी ड्रग, ठीक है। तो इस ड्रग को अगर अपन सेपरेटली देते हैं तो ये कितना एक्शन कर रही है, 50% एक्शन कर रही है अपना, और ये कितना एक्शन कर रही है, ये भी कर रही है कितना, 50%। दोनों को मिला के एक्शन कितना हो गया, 100%, ठीक है। बट अपन ये बात करते हैं अलग अलग। अब अगर अपन इस ड्रग को अपन देते हैं कितना, एक साथ अगर अपन ड्रग को दे रहे हैं तो ये दोनों ड्रग एक साथ में काम करके अपने को, आपको एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, आपको 110% रिजल्ट दे देती है। इसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिम। ओके, दोनों ड्रग को अलग अलग देने की बजाय अलग अलग दिया तो कितना परसेंट काम किया, 100% काम किया। बट एक साथ दे दिया तो क्या हो गया, 110% एफिकेसी हमें मिल गई। इसे हम बोलते हैं सिनर्जिम। इधर इस साइड में बात करते हैं अपन पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन में हमने क्या किया, ए ड्रग लिया, उसके साथ में हमने कौन सी ड्रग दी, बी ड्रग दी। तो अब है कुछ नहीं, बस इस बी ड्रग ने क्या कर दिया, ए ड्रग की पोटेंसी को बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया कंपेरेटिवली बी, ठीक है। या तो आप समझ लो कि बी ने यहाँ पे इसकी तुलना में बिल्कुल एकदम नील वर्क किया है। बट इसने एक काम बड़ा अच्छा कर दिया कि इसने जो ए ड्रग को थो वो क्या कर दिया, बहुत अच्छी तरीके से इसने इंप्रूव कर दिया, उसका एफिकेसी बढ़ा दी। तो ये होता है पोटेंशिएशन और ये होता है सिनर्जिज्म, ठीक है। तो आई थिंक आपको दोनों में यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फर्स्ट लाइन चॉइस प्रिवेंटिंग वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम हेपेटाइटिस बी फ्रॉम मदर टू फिटस। मदर को क्या हो रखा है, हेपेटाइटिस बी यहाँ पे हो रखा है, और हमें क्या करना है, प्लेसेंटा के थ्रू फिटस में जाने से बचाना है। तो यहाँ इसकी फर्स्ट लाइन चॉइस ड्रग क्या रहेगी, मदर टू फिटस में यहाँ पे अपने को प्रिवेंट करना है किसको, हेपेटाइटिस बी को। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन चॉइस क्या रहेगी, अच्छा एमसीक्यू बना हुआ है आपके लिए, टेनोफोविर, लेमिविडिन, जीडोविडिन या फिर एडोफोविर, कौन सी ड्रग यहाँ पे काम आएगी। तो देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ड्रग देनी है तो वो एक तो देखो सेफ भी होनी चाहिए और दूसरी फर्स्ट लाइन चॉइस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों में जो ड्रग हमारी बेस्ट होगी वो कौन सी है, टेनोफोविर, ठीक है। टेनोफोविर यहाँ पे अपना आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इस ड्रग के खिलाफ जो रेसिस्टेंस मिलता है वो एकदम लो अमाउंट के अंदर हमें मिलता है। मतलब ये ड्रग बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इस ड्रग के खिलाफ जो रेसिस्टेंस है वो भी एकदम नील के बराबर मिलता है प्राइमरली, ठीक है। तो ये ड्रग बाकी की तीनों ड्रग से ज़्यादा एफिकेसी दिखाएगी, वो प्रिवेंट करेगी ट्रांसमिशन किसको, वर्टिकल ट्रांसमिशन का, किसका, हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। तो बाकी लेमोविडिन का यहाँ पे जो है वो रेसिस्टेंस बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है, मगर इसका जो टेनोफोविर है इसका रेसिस्टेंस कम देखने को मिलेगा आपको। इसलिए इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन के अंदर फर्स्ट लाइन चॉइस के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए 25-year-old female came with complaints of greenish discharge per vaginum and on examination she had strawberry vagina। एक 25 ईयर फीमेल है, वो कंप्लेंट्स कर रही है कि उसके वेजाइना से ग्रीनिश डिस्चार्ज निकल रहा है। साथ में जब एग्जामाइन किया रहता है तो उसकी वेजाइना कैसी हो रही है, स्ट्रॉबेरी वेजाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ हर। अब यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, डॉक्सीसाइक्लिन, एमोक्सीसाइक्लिन, फ्लूकोनाजोल या फिर मेट्रोनिडाजोल। क्या रहेगा आंसर, बार बार पूछा जाता है ये आंसर एमसीक्यू।
क्या रहने वाला है आंसर? तो देखिए यहाँ जो आंसर रहेगा वो रहेगा मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल अपना यहाँ पे बेस्ट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही हैं, क्या है, ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है और साथ में दूसरा क्या है, स्ट्रॉबेरी वेजाइना है। तो जो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है आपको? ड्यू टू ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस। दिस इज ड्यू टू ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस। एमसीक्यू बनता है इससे। इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रखते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है यहाँ पे? मेट्रोनिडाजोल। और जो ये ग्रीनिश डिस्चार्ज है ये और स्ट्रॉबेरी वेजाइना है, ये इन दोनों के ये दोनों इसके कैरेक्टरिस्टिक साइन होते हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे किसका? मेट्रोनिडाजोल का। तो यहाँ पे डोज क्या रखेंगे? तो यहाँ पे डोज रखेंगे 2 mg सिंगल डोज यहाँ पे अपन प्रोवाइड करवाएंगे। कितनी देंगे? सॉरी, 2 mg नहीं, 2 ग्राम। 2 ग्राम या तो आप दे दो, क्या सिंगल डोज दे दो, नहीं तो मेट्रोनिडाजोल 40 mg बीडी या फिर टीडीएस। कितने टाइम के लिए? 1 वीक के लिए। ये दोनों आप ड्रग की डोज आप प्रोवाइड करवा सकते हो पेशेंट को। अब देखिए एक एमसीक्यू बनता है। क्या बनता है? अगर बार बार ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस होता है, इसको आप क्या बोलोगे? रिकरेंट इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जो क्या है, मेल पार्टनर को भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो मेल पार्टनर को भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? तो यहाँ पे अगर रिकरेंट इन्फेक्शन देखा जाएगा तो मेल पार्टनर को भी यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और इसकी डोज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। 3 स्टार में इसको देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रूटीन इंट्यूबेशन इन पीडियाट्रिक पेशेंट? पीडियाट्रिक पेशेंट को आपको इंट्यूबेट करना है या फिर, तो इसके लिए आपकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? ठीक है, रूटीन इंट्यूबेशन के अंदर पीडियाट्रिक पेशेंट है आपका, तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? वेकुरोनियम, रोकुरोनियम, सेक्सामेथोनियम या फिर पेनकुरोनियम। तो देखिए यहाँ पे रूटीन इंट्यूबेशन करना है, तो क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रोकुरोनियम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये क्या करता है, फास्ट एक्टिंग होता है, इसलिए इसको यहाँ पे अपन क्या मानेंगे? करेक्ट मानते हुए अपना आंसर देंगे। बाकी के जो है वो क्या है, स्लो है। बाकी सक्सामेथोनियम, सक्सिनाइलकोलिन अपन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ठीक है, रूटीनली अपन यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन्स ओवरडोज? ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स की ओवरडोज हो रही है, तो इसके लिए अपन एंटीडोट क्या यूज करेंगे? सोडियम सिलिसाइलेट, फ्लूमाजेनिल, गुआनिडीन या फिर सोडियम नाइट्रेट। एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन्स ओवरडोज क्या दोगे आप एंटीडोट? तो अपन क्या करेंगे, कंप्लीट एंटीडोट्स देखेंगे। जितने भी प्रकार के एंटीडोट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपना आंसर क्या रहेगा इस एमसीक्यू का? एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन्स का एंटीडोट क्या रहेगा? फ्लूमाजेनिल। ठीक है, फ्लूमाजेनिल क्या है? बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट है, या फिर आप कह सकते हो फ्लूमाजेनिल का एंटीडोट क्या होता है? तो बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट रहते हैं। अब बात करते हैं अपन रिमेनिंग एंटीडोट के, जो बार बार एमसीक्यू पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले एंटीडोट की बात करते हैं अपन। तो एल्फा एडनर्जिक, अल्फा एडनर्जिक का एंटीडोट क्या होता है? तो ये होता है फेंटोलामाइन। ठीक है, इसके बाद में एमसीक्यू बनेगा, तो क्या बनेगा? आर्सेनिक का। आर्सेनिक का एंटीडोट होता है, क्या होता है? यूनिथियोल। यूनिथियोल अगर एमसीक्यू में नहीं हो तो क्या करेक्ट करके आना है? डिमेरकापोल। दोनों ही यहाँ पे इसके एंटीडोट होते हैं आर्सेनिक के। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे बीटा एड्रेनर्जिक, बीटा एड्रेनर्जिक का एंटीडोट क्या रहेगा? प्रोप्रानोलोन।
नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट क्या रहेगा, तो ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन। इसके बाद में नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का एंटीडोट क्या रहता है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का एंटीडोट क्या होता है, तो डाइजेपाम। नेक्स्ट बात करते हैं निकोटीन। तो निकोटीन का जो एंटीडोट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बुप्रोपियन। नेक्स्ट बात करते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन का लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्या होता है, फिजियोस्टिगमाइन, या फिर आप क्या कह सकते हो, कोलिनर्जिक एजेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसका, कॉपर का। कॉपर का एंटीडोट क्या होता है, पेनिसिलामाइन। नेक्स्ट बात करते हैं किसका, डिजिटेलिस। डिजिटेलिस का ऑक्सीजन एंटीडोट क्या होता है, डिगिबाइन, या फिर आप कह सकते हो डिगोक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रेगमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन का क्या रहता है, नेलोक्सोन, या फिर नेलोफ्रिन। नेक्स्ट बात करते हैं हिपेरिन का, क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का क्या होता है, इंसुलिन। नेक्स्ट बात करते हैं किसका, आयरन। तो आयरन का एंटीडोट क्या होता है, डेस फेरोक्सामाइन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आइसोनियाजिड। ये अपन उन्हीं की बात करें जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे एंटीडोट से, इनके इसके बाहर आपके एमसीक्यू नहीं देखने को मिलेगा। अगर नया एमसीक्यू भी बनता है, जैसे निकोटीन का हो गया, क्लोरोक्विन का हो गया, बीटा ब्लॉकर का हो गया, ऐसे सारे नए ने भी बताया आपको, कॉपर, पेनिसिलामाइन, ऐसे भी अगर एमसीक्यू आएगा तो आप आराम से कर दोगे। आइसोनियाजिड का एंटीडोट क्या होता है, पायरिडोक्सिन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पेरिफेरल न्यूरोपैथी से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मरकरी। मरकरी का एंटीडोट क्या होता है, एन एसिटाइल पेनिसिलानाइन। पेनिसिलामाइन। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेलोक्सोन का नेलोक्सोन किसका एंटीडोट होता है, ओपिएट्स का। ठीक है, ओपिएट्स का यहाँ पे एंटीडोट की बात करें तो क्या होता है, नेलोक्सोन। नेक्स्ट पीसीएम पैरासीटामोल का अगर हम बात करें तो क्या होता है, एसिटाइल सिस्टीन, या फिर एसिटाइल सिस्टीन ऑप्शन में ना मिले आपको तो आपको क्या करना है, मेथियोनिन। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। तो ठीक है, खूब सारे एंटीडोट आपने देख लिए। तो इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी, फ्लूमाजेनिल करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू है अपना, द न्यूरोट्रांसमीटर एजेंट दैट नॉर्मली रिलीज्ड इन द एसे नोड। ठीक है, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो एसे नोड में रिलीज होता है नॉर्मली, ऑफ द हार्ट इन द रेस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो ऐसे नोड में ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एजेंट है जो क्या होता है, नॉर्मली रिलीज होता है अगेंस्ट जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो एसिटाइलकोलिन, एड्रेनलिन, डोपामिन, या फिर नॉर एड्रेनलिन। The neurotransmitter agent that is normally released in the SA node of the heart in response to increased blood pressure। क्या रहेगा यहाँ पे अपना आंसर कि भाई इंक्रीज ब्लड प्रेशर के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होगा।
तो देखिए क्या रहेगा अपना आंसर। यहाँ पे अपना आंसर जो देखो, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ वेगस नर्व। अपनी बॉडी इसके लिए यहाँ पे क्या अगेंस्ट काम करेगी भाई, अपने आप से ब्लड प्रेशर को ठीक करे। तो इसके लिए क्या हो जाता है, वेगस नर्व का एक्टिवेशन हो जाता है। अब जब वेगस नर्व का एक्टिवेशन होता है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि एसिटाइल कोलिन जो है वो हो जाता है क्या, रिलीज। ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होने से क्या होगा, ऐसे नोड से क्या एसिटाइल कोलिन भी यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो वो क्या करवाएगा, ब्लड प्रेशर को यहाँ पे डिक्रीज करवा देगा। अब किस प्रकार से रिलीज होगा, तो देखिए वेगस नर्व जो है वो किस प्रकार के नेचर की होती है, ये होती है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नेचर की होती है। तो ये क्या करवाती है, ये रिलीज करवाती है एसिटाइल कोलिन को ऑन टू एस नोड। अब क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन होता है इस बाइंड विथ मुस्करेनिक रिसेप्टर। इससे क्या होगा, डिक्रीज द पेसमेकर फेज, पेसमेकर रेट। और उससे क्या, इससे क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो क्या डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा वापस। तो क्या रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन। तो अपना आंसर भी क्या रहेगा यहाँ पे, एसिटाइल कोलिन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, माइटोटिक एजेंट यूज्ड इन ग्लूकोमा इज। ठीक है, ग्लूकोमा के अंदर कौन सा माइटोटिक एजेंट जो है वो यूज में होता है, बेटानेकोल, पालोकार्पिन, सेविमिलिन या फिर मेथाकोलिन। माइटोटिक एजेंट काम में लिया रहता है, माइडेटिक काम में नहीं लेते, इसलिए एट्रोपिन यहाँ पे क्या रहता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है, क्योंकि वो क्या करवा देता है, प्यूपिल्स को डायलेट करवाता है। डायलेट करवाएंगे तो क्या होगा, एंगल क्लोजर हो जाएगा। एंगल क्लोजर होने की वजह से जो विट्रस फ्लूइड वगैरह है उसका प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज नहीं देखने को मिलेगा अपने को, और ज्यादा प्रेशर अराइज होगा। इसलिए अपन माइडेटिक यहाँ पे नहीं देते, मायोटिक देते हैं अपन यहाँ पे। तो क्या यूज में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पायलोकार्पिन। पायलोकार्पिन यहाँ पे ड्रग अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि जो पायलोकार्पिन होती है वो क्या कोज करवाती है, मियोसिस कोज करवाती है। ठीक है, माइटोटिक ड्रग है तो क्या करती है, मियोसिस कोज करवाती है। कैसे करती है, अगेन M3 रिसेप्टर पे वर्क करके। जिससे क्या होगा, रिड्यूस इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर फ्यू मिनट्स, बहुत ही जल्दी ये रिड्यूस कर देगी, और लास्ट अप टू 4 to 8 आवर्स। नेक्स्ट ड्रग की हम बात करते हैं तो वो कौन सी होती है, बेथेनेकोल। ठीक है, तो बेथेनेकोल किस प्रकार की ड्रग है, ये भी एज ए कोलिनर्जिक ड्रग होती है। जिस प्रकार से पायलोकार्बिन भी क्या होती है, कोलिनर्जिक ड्रग होती है। तो जो मेथेनिकोल सॉरी बेथेनिकोल है, ये मेनली कहाँ पे एक्ट करती है, ब्लैडर पे। ब्लैडर पे इफेक्ट करती है, किससे प्रिवेंट करती है, यूज्ड इन एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन के अंदर, या फिर आप कह सकते हो एटोनिक ब्लैडर के अंदर, किसमें क्या काम आती है ये, बेथेनिकोल। इसके बाद में देखिए सर्विमेलिन। तो सर्विमेलिन जो ड्रग है ये किसके अंदर काम में लेते हैं अपन, सैजोग्रीन सिंड्रोम के अंदर। इसके अंदर एक कंडीशन होती है क्या, जेरोस्टोमिया। तो जेरोस्टोमिया को प्रिवेंट करने के लिए काम में ली जाती है सेविमेलिन। इसके बाद में देखिए लास्ट एंड ड्रग, लास्ट ड्रग कौन सी है अपने, मैथाकोलिन। तो मैथाकोलिन कहाँ पे काम आती है, तो ये भी एक प्रकार की कोलिनर्जिक ड्रग होती है। क्या कोज करवाती है, ब्रेडी कार्डिया। तो ये कार्डियक सिस्टम के अंदर
किसी कंडीशन की वजह से अगर क्या हो जाता है, टेकिकार्डिया, तो ये टेकिकार्डिया को ट्रीट कर सकती है। ठीक है, तो मेनली कोच क्या करवाती है, ब्रेडिकार्डिया। तो टेकिकार्डिया से ब्रेडिकार्डिया करवाने में हेल्प कौन करती है, मैथाकोलिन, जो एक जैसे कोलिनर्जिक ड्रग होती है। कोलिनर्जिक का मतलब क्या होता है, पैरासिम्पेथेटो मिमेटिक ड्रग होती है ये। ठीक है, पैरासिम्पेथेटिक की तरह काम करती है। तो पैरासिम्पेथेटिक क्या करवाती है, अपना हार्ट रेट डिक्रीज करवाने में काम में आती है। लास्ट एमसीक्यू अपन ने सोल्व किया ही था उसके अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, फार्मेको विजिलेंस मीन्स, फार्मेको विजिलेंस का मतलब क्या होता है, मॉनिटरिंग द ड्रग सेफ्टी, मॉनिटरिंग ऑफ अनएथिकल ट्रेड ड्रग्स, मॉनिटरिंग फार्मा स्टूडेंट्स, या फिर मॉनिटरिंग ड्रग एफिकेसी। फार्मेको विजिलेंस का क्या मतलब होता है, तो देखिए फार्मेको विजिलेंस का मतलब होता है मॉनिटरिंग ड्रग सेफ्टी। ठीक है, मॉनिटरिंग ड्रग सेफ्टी का मतलब क्या होता है, फार्मेको विजिलेंस। तो इसके अंदर होता क्या है, किस प्रकार से मॉनिटर करते हैं ड्रग सेफ्टी की, तो मतलब ड्रग आई कहाँ पे, मार्केट में। मार्केट में आने के बाद में उस ड्रग के ऊपर क्या करते रहते हैं ये लोग, असेसमेंट करते रहते हैं। असेसमेंट में क्या देखते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट तो नहीं आया, मतलब जो नहीं आना चाहिए उस वैसा साइड इफेक्ट तो नहीं देखा गया, या फिर ड्रग का कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट जो ड्यूरिंग इसकी स्टडी के टाइम पे नहीं देखा गया हो। ठीक है, या फिर मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जिससे पेशेंट को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रकार से क्या करती है, ड्रग सेफ्टी के अकॉर्डिंग ये मॉनिटरिंग कंटिन्यू करती रहती है। तो इसका आंसर क्या होता है अपना, फार्मेको विजिलेंस। डी ग्लोविंग इंजरी इम्प्लाइज, डी ग्लोविंग इंजरी का मीनिंग क्या होता है, क्या पूछा गया है, डी ग्लोविंग। ओनली स्किन इज स्ट्रिप्ड ऑफ, क्या केवल और केवल यहाँ पे स्किन ही आपसे हटी है। स्किन सबक्यूटेनियस फैट फेशिया एंड टेंडन्स आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम बोन, ये जो बोन से सारी स्किन भी हट गई, सबक्यूटेनियस फैट भी, फेशिया भी, और जो टेंडन्स है वो भी यहाँ से स्ट्रिप्ड हो गए। स्किन सबक्यूटेनियस फैट एंड फेशिया फ्रॉम टेंडन, यहाँ पे टेंडन से स्किन सबक्यूटेनियस एंड फेशिया यहाँ से रिमूव हो रहा है, या फिर स्किन सबक्यूटेनियस फैट इज स्ट्रिप्ड फ्रॉम अंडरलाइंग फेशिया, या फिर फेशिया से स्किन सबक्यूटेनियस फैट यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, हट रहे हैं ड्यू टू एनी इंजरी। इस प्रकार की प्रॉब्लम देखी जाएगी उसे हम डी ग्लोविंग इंजरी कहेंगे। तो देखिए डी ग्लोविंग इंजरी किसे कहते हैं अपन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट रहेगा। इसके अंदर क्या होता है, फेशिया से क्या रिमूव हो जाता है, अपनी सबक्यूटेनियस फैट रिमूव हो जाएगी, और जो स्किन है स्किन के साथ में सबक्यूटेनियस फैट के टिश्यू भी रिमूव हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं डी ग्लोविंग इंजरी। तो यहाँ पे भी थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती है हमें वहाँ से वापस स्किन को रिस्टोरेशन करने के लिए। ठीक है, तो डी ग्लोविंग इंजरी हम किसे कहते हैं, स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट इज स्ट्रिप्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग फेशिया। ओके, बाकी के ऑप्शंस हमारे डिस्ट्रैक्टर हैं, ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर टेंडन से बताया गया है, एक में बोन से बताया गया है, एक में केवल स्किन का बताया गया है, तो यहाँ पे ये अपना करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए क्लाइंट विथ ए फ्रैक्चर डेवलप्ड कंपार्टमेंट सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन शुड अलर्ट द नर्स इम्पेंडिंग ऑर्गन फेलियर। एक क्लाइंट है जिसको फ्रैक्चर हुआ है और उसको अभी क्या हो रहा है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन शुड बी अलर्ट, ऐसा कौन सा साइन होगा जिससे नर्स क्या करेगी, अलर्ट रहेगी, देखेगी कि वहाँ पे बॉडी में क्या होने लग गया है, ऑर्गन फेलियर होने लग गया है। क्रैकल्स आएंगे पेशेंट को, जॉन्डिस आएगा, जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिलेगा, या फिर डार्क स्कैंटी यूरिन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है जिससे नर्स को ऐसा लगेगा कि वहाँ पे ऑर्गन फेलियर शुरू हो गया है। तो देखिए इसका आंसर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता क्या है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए इंक्रीज प्रेशर इन क्लोज्ड स्पेस
compromises the space's blood supply। ठीक है, किसी भी क्लोज स्पेस के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। अब ये प्रेशर बढ़ने की वजह से वहां की ब्लड सप्लाई, उस स्पेस की ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आपको देखने को मिलता है, एक सिंड्रोम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई किसकी वजह से प्रॉब्लम में आ रही है, फ्रैक्चर की वजह से। तो देखिए इसके भी कुछ टाइप होते हैं। फर्स्ट वन टाइप होता है एक्यूट, एंड सेकेंड वन टाइप होता है क्रॉनिक। एक्यूट के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो एक्यूट जो होता है वो मोस्ट कॉमन बाय फ्रैक्चर्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन यहाँ पे किससे होता है, ये फ्रैक्चर से होता है। क्यों, फ्रैक्चर के बाद में हम क्या एप्लीकेशन करते हैं, कास्ट एप्लीकेशन करते हैं, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखो साइट क्या रहती है होने की, सबसे ज्यादा साइट क्या रहेगी, तो देखो फोर आर्म, लेग्स, फुट, थाई, थाई के बाद में एब्डोमेन, या फिर ग्लूटियल रीजन। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का यहाँ पे खतरा ज्यादा रहता है पेशेंट को। ठीक है, अब देखिए अगर फ्रैक्चर हुआ तो फ्रैक्चर होने की वजह से क्या होगा, बात करता हूं मैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिला, हेमरेज, इंटरनल हेमरेज, या फिर क्या हो गया, हेमरेज के साथ में क्या होता है, एडिमा देखने को मिलता है। अब एडिमा हेमरेज होने की वजह से क्या यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, नेक्रोटिक डेब्रिस का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन, जो डेड टिश्यू वगैरह बनते हैं उसका यहाँ पे ज्यादा एक्यूमुलेशन देखने को मिल जाएगा। अब इस डेब्रिस के एक्यूमुलेशन की वजह से इंट्रा कंपार्टियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है, नॉर्मली कितना रहना चाहिए इंट्रा कंपार्टियल प्रेशर, ये रहता है 10 to 30 mm Hg। इससे भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आर्ट्रियोलर कोलेप्स, और फाइनली क्या देखने को मिलता है, कॉम्प्रोमाइज्ड कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड फ्लो यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आगे जाके क्या करना पड़ सकता है, लिम्ब एम्पुटेशन तक हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर जिसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है तो। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी रहती है कि किस प्रकार से कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। अगर हम बात करें किसकी, एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम की। क्रोनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, तो क्रोनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि रिपीटेटिव मसल का क्या हो जाना, यूज करना। ठीक है, रिपीटेटिव मसल का यूज होता है, तो उससे क्या होगा, तो देखो एक्सरसाइज की हमने, जिससे क्या होगा, इंक्रीज मसल, मसल बढ़ेगी। मसल बढ़ने की वजह से, या फिर आप कह सकते हो मसल साइज यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। साइज बढ़ने से क्या होगा, इंक्रीज कंपार्टियल प्रेशर। ठीक है, साइज बढ़ेगी अंदर की मसल्स की, मगर ऊपर का जो सरकमफ्रेंस है स्पेस का, वो तो उतना ही है, वो नहीं बढ़ वो तो नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड एक्सजुएशन इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। अब देखो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम कोज हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की, कि क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो अर्ली साइन की बात करता हूं मैं। तो देखिए अर्ली साइन में क्या आता है, पेन देखने को मिलता है पेशेंट को, जब वो बॉडी को, जो बॉडी पार्ट को मूव करता है, तो मूवमेंट के साथ में पेन होता है। नॉट रिलीव्ड बाय
एनाल्जेसिक, जो एनाल्जेसिक से ट्रीट भी नहीं हो रहा है। फिर बाद में क्या देखने को मिलता है, पैरास्थीसिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डिक्रीज पल्सलेसनेस, या फिर मतलब क्या पल्स डिक्रीज हो जाएगी, या फिर कह सकते हो आप पेशेंट को पल्सलेसनेस हो जाता है यहाँ पे। फंक्शन लॉस हो जाएगा उस पर्टिकुलर लिम्ब का, या फिर जहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है तो आप कह सकते हो पैरालिसिस। अगर लेग्स वगैरह में हो रहा है तो पैरालिसिस आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। किसके बता रहा हूँ मैं, एक्यूट के, एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ये। अब देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। कॉम्प्लिकेशन नंबर 1, अगर ये अनट्रीटेड रह जाता है तो क्या देखने को मिलता है आपको, वॉकमैन, वॉकमैन्स कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। वॉकमैन्स कॉन्ट्रैक्चर के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, परमानेंट लिम्ब फ्लेक्शन। वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर में क्या देखने को मिलता है, परमानेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिम्ब का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए अपने इस एमसीक्यू का आंसर निकलेगा इस वाले पॉइंट से, रेहेब्डो मायोलाइसिस, ठीक है। रेब्डोमायोलाइसिस हो जाएगा यहाँ पे। इससे क्या बनेगा, क्या होता है रेब्डोमायोलाइसिस से, मोस्ट कॉमन यहाँ पे किडनी फेलियर देखने को मिलता है इस कंडीशन के। तो पेशेंट के अंदर रेब्डोमायोलाइसिस होके क्या हो जाएगा, किडनी फेलियर हो सकता है। तो ये दो मेनली कॉम्प्लिकेशंस आती है अगर ये ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो इसका अर्ली। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, रेब्डोमायोलाइसिस की वजह से किडनी फेलियर होगा तो आपको देखो एक तो यूरिन के साथ देखने को मिलेगा, डार्क एंड स्केंटी यूरिन आपको पेशेंट के यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा एक्यूट के अंदर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इस कंडीशन के अंदर, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, मसल्स के अंदर प्रॉब्लम होती है तो क्या रिलीज होता है, मायोग्लोबिन रिलीज होता है फ्रॉम डैमेज मसल्स। तो यहां से आप क्या समझोगे, एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन यहाँ पे कॉज हो गई है। क्योंकि देखो जो मायोग्लोबिन होता है तो ये यहाँ पे फिर किडनी के ट्यूबुल्स में आएगा तो वहाँ पे डैमेज करेगा, ठीक है, जिससे एक्यूट किडनी फेलियर होगी और पेशेंट का यूरिन जो कैसे देखने को मिलेगा, डार्क देखने को मिलेगा और स्कैंटी यूरिन यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपने समझ लिया यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्गन फेलियर में आप क्या समझोगे, यहाँ पे एक्यूट किडनी फेलियर यहाँ पे पेशेंट को हो सकती है इस अपने ऑप्शन के करेक्ट होने की वजह से, ठीक है। तो आपका कंपार्टमेंट सिंड्रोम यहाँ पे कवर अप होता है और किस प्रकार से यहाँ पे सिम्टम्स वगैरह आएंगे, किस प्रकार से आपको डायग्नोज करना है, तो और भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो नेक्स्ट देखो मैं फाइनल एमसीक्यू बताता हूँ, इसके अंदर सर्जरी करते हैं। सर्जरी में क्या करोगे, फेशियोटोमी। जो फेशिया रहती है, फेशिया क्या रहती है, हार्ड डेंस टिश्यू रहता है, उसको अपन क्या कर देंगे, कट कर देंगे तो अंदर का स्पेस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से अपन क्या करते हैं, फेशियोटोमी करते हैं। तो बर्न वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है, फ्रैक्चर वाले पेशेंट के अंदर हम फेशियोटोमी करवाते हैं ताकि जो प्रेशर है वो रिलीज हो और पेशेंट को जो ऑर्गन डैमेज होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट एमसीक्यू, on an assessment of the client's mouth, the nurse noticed wheel patches on the buccal mucosa। एक क्लाइंट के माउथ का असेसमेंट कर रही है और नर्स नोट कर रही है वाइट पैचेज देखने को मिल रहे हैं बक्कल म्यूकोसा के अंदर। द नर्स ट्राइज टू ऑब्टेन सैंपल फॉर द कल्चर। अब नर्स क्या कर रही है, सैंपल के लिए कल्चर ले रही है, बट द लीजन्स कैन नॉट बी रैप्ड ऑफ। बट जो लीजन, जो वाइट पैचेज जो बना हुआ है वो वहां से हट नहीं रहा है। द नर्स वुड सस्पेक्ट दैट दिस लीजन इज। अब नर्स इस लीजन को क्या सस्पेक्ट करती है कि ये क्या हो सकता है, जेरोस्टेरोमिया, कैंडिडियासिस, ल्यूकोप्लेकिया या फिर स्टोमाटाइटिस। व्हाइट पेचेस बना हुआ है, नर्स ने क्या किया, कल्चर लेना चाहा मगर वो कल्चर नहीं ले पाए क्योंकि वो हटा नहीं वहां से। तो ये नर्स ने क्या सस्पेक्ट किया कि ये क्या हो सकता है, क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। ल्यूकोप्लेकिया वाली कंडीशन है जो आपको मैंने यहाँ पे बताई है।
अब देखिए जेरोस्टेमिया क्या होता है, जेरोस्टेमिया का मतलब होता है ड्राई ड्राई माउथ होता है जेरोस्टेमिया का। कैंडिडियासिस का मतलब क्या होता है, कैंडिडियासिस के अंदर भी वाइट पेचेस बनते हैं, मगर ये कैसे हो जाते हैं, रे रब्ड ऑफ हो जाते हैं, हट जाते हैं अपनी जगह से, ठीक है। तो बट इसके साथ में क्या देखने को मिलता है आपको, ब्लीडिंग देखने को मिलती है जब ये अपनी जगह से हटते हैं। तो इसके हम देखो स्टोमाटाइटिस, स्टोमाटाइटिस कोज्ड बाय, ये कैंडिडियासिस से कोज हो सकता है स्टोमाटाइटिस, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा ज़्यादा फैलता है, ठीक है। स्टोमाटाइटिस यहाँ पे ओरल इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटाइटिस। बैड ऑर्डर है यहाँ पे पेशेंट की, यहाँ पे स्मेल काफ़ी बैड बैड होती है इस कंडीशन के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटाइटिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, a client is diagnosed with diabetic ketoacidosis. The nurse should be prepared to administer which of the following IV solution. एक क्लाइंट को डायग्नोज क्या हुआ है, डायबिटिक केटोएसिडोसिस हुआ है, डायग्नोज हुआ है, और नर्स अभी क्या प्रिपेयर कर रही है, कौन सा आईवी सॉल्यूशन को यहाँ पे प्रिपेयर करेगी, D5 नॉर्मल सेलाइन को, D5 डब्ल्यू को, 0.9% नॉर्मल सेलाइन को, या फिर D5 इन रिंगर लेक्टेंट। तो मैंने ये एमसीक्यू पहले भी आपको करवाया हुआ है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाली कंडीशन में हमें क्या करना होता है, फ्लूइड बैलेंस करना होता है। तो हमें प्रायोरिटी ऑफ फ्लूइड ऑफ चॉइस यहाँ पे क्या रहता है, 0.9% नॉर्मल सेलाइन हमारे क्या रहता है, प्रायोरिटी यहाँ पे रहता है। क्योंकि देखो D5W तो क्या कर देगा, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, तो ऑलरेडी ये क्या कर देगा, सीरम ग्लूकोज यहाँ पे बढ़ा देता है। ये भी क्या करेगा, सीरम ग्लूकोज यहाँ पे बढ़ा देगा, और D5 दे रहे हो तो ये भी यहाँ पे क्या करेगा, सीरम ग्लूकोज बढ़ा देगा। तो सीरम ग्लूकोज हमें नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो फ्लूइड ऑफ चॉइस अगर यहाँ पे ये नहीं होता, आइसोटोनिक भी अगर आपको RL भी दे देता, 0.9% सलाइन भी दे देता, तो दोनों में से आपको 0.9% सलाइन को यहाँ पे प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट रिपोर्ट urgent care for colchi pain in the upper right quadrant that they rate as 7 out of 10। एक पेशेंट बता रहा है कि उसको यहाँ पे कोल की पेन देखने को मिल रहा है अपर राइट क्वाड्रेंट के अंदर, और वो भी 10 में से 7 स्कोर दे रहा है उस पेन को। द नाइट बिफोर दे एट फैटी मील, एक रात पहले उसने क्या खाना खाया था, फैटी मील उसने डाइट कंज्यूम की थी। द डॉक्टर मैंशनड द प्रोविजनल डायग्नोसिस एज कोलेसिस्टाइटिस, डॉक्टर ने यहाँ पे प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या बना दिया कि उसको चांसेस है होने की क्या, कोलेसिस्टाइटिस उसको हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड हेल्प द नर्स टू असेस फॉर कोलेसिस्टाइटिस। तो अब नर्स कौन सा ऐसा टेस्ट करेगी जिससे नर्स को असेसमेंट हो जाएगा किसका, कोलेसिस्टाइटिस का। ऑप्शन में क्या है, रोवजिंग साइन, मर्फीज साइन, मैकबर्नीज पॉइंट, या फिर पॉजेज साइन। क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, कोलेसिस्टाइटिस। मैंने कंप्लीट करवाया हुआ आप सभी को, ठीक है। लास्ट नोट सेट से पहले मैंने सभी पढ़ाया हुआ आपको। तो कोलेसिस्टाइटिस के अंदर कौन सा साइन देखने को मिलता है, वो भी कहाँ पे, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर उसको पेन हो रहा है। तो कौन सा साइन आप देखोगे, तो देखिए कोलेसिस्टाइटिस के अंदर होता क्या है, गाल ब्लेडर के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाना किसके अंदर, गाल ब्लेडर के अंदर। तो देखिए इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर बी, मर्फीज साइन, ठीक है। मर्फीज साइन यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्लासिकल साइन होता है किसका, कोलेसिस्टाइटिस के जिसके अंदर गाल ब्लेडर का इन्फ्लामेशन होता है। तो इसके अंदर हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप क्या करो, अपना राइट हैंड को आप कीजिए, राइट हैंड को अप करने के बाद में नर्स क्या करती है, जो अपना अपर राइट क्वाड्रेंट के अंदर अपनी फिंगर को प्लेस करेगी, फिर उसको बोलती है कि अभी आप इनहेल एक्सेल करो, ठीक है। तो इनहेल एक्सेल के टाइम पे उसको क्या होता है, एक्सेल के टाइम पे उसको क्या होता है, पेन यहाँ पे देखने को मिलता है पेशेंट को। तो ये सजेस्ट करता है कि उसको क्या हो गया, गाल ब्लेडर में इन्फ्लामेशन हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे पेशेंट को सीवियर पेन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर वो फिंगर्स प्रेस करेगी तो उसको पेन होगा पेशेंट को, ठीक है। ये कौन सा साइन होता है, मर्फीज साइन। बाकी के जो ब्रोजिंग साइन है, मैकबर्नीज पॉइंट, पॉजेज साइन, ये सारे किसमें देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस के अंदर, ठीक है। अपेंडिसाइटिस के अंदर सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।